हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। देखिए अभी थोड़ा सा गैप रह गया एक दिन का, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। हालांकि वीडियो शूट ही नहीं हुआ था तो फिर अपलोड कहाँ से करता। चलो तो आज पॉइंट चालू करते हैं। 14 चैप्टर है, परमाणु वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर के शायद 2 या 3 वीडियो और आएंगे, ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस वीडियो जो आपने देखे हैं वो अच्छे से समझ में भी आए होंगे। चलिए तो आज का नया टॉपिक चालू करें। ओके, देखिए बच्चों, हमने अब तक जो डिस्कस किया है ना, उसमें हमने क्या देखा। इलेक्ट्रॉन जो किसी कक्षक में ट्रैवल कर रहा था उसकी हमने त्रिज्या निकाली, कक्षक की त्रिज्या निकाली, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला, उसका कोणीय वेग निकाला, आवृत्ति निकाली, आवर्तकाल निकाला, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली, यही निकाला है। अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बच्चों, वो नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। देखिए जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये संभव है कि नोट्स उसी क्रम में ना हो। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि मेरे पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, वो शायद उससे मैच ना कर पाए, लेकिन चीज़ें डेरिवेशन वैसे की वैसी ही रहती हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ या इजी रेफरेंस लेने की हमेशा से कोशिश करता हूँ कि बच्चों को एक बार में सीधा सा समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो देखिए अपन क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य की बात करें। अब ये उत्सर्जित विकिरण कहाँ से आई, तो फिर आप बोर के नियम को समझिए। तीसरा जो अनुप्रयोग उन्होंने बताया, तीसरा अनुप्रयोग क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा को क्या करता है, विकिरित करता है विकिरणों के रूप में। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है उस समय वो ऊष्मा को क्या करता है, ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च से निम्न में आएगा तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई विकिरण उत्सर्जित करेगा और उस विकिरण की हमें क्या निकालनी है, तरंगदैर्घ्य निकालनी है। सिंपल सा पॉइंट है। चलिए अब ये कैसे निकालेंगे, ये तृतीय अनुप्रयोग में तृतीय विग्रहित के अंदर ही दिया हुआ था। देखिए किस तरीके से काम करेंगे समझिए। लास्ट पॉइंट को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हमें पता है कुछ ऐसा, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। हम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने वाले हैं इस बिंदु से। तो हमने लिखा हमें पता है। अब क्या पता है उसे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखिए तो हमें कुछ ऐसा पता था, एनर्जी En है ना, किसी भी nth ऑर्बिट में वो क्या होती है, तो हमने लिखा माइनस का z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू आर डैश, ऐसा ही कुछ लिखा था। अगर आप लोगों को पता हो तो आप चाहे तो इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका रहेगा समझने के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए तो अगर पहले कक्षक में लेट्स सपोज करो n1 कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो हमने लिखा n1 कक्षक, आप इसे हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर ही समझिए, निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है, में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो ये कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा En1 बराबर क्या बच्चों, माइनस का z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर इंटू आर डैश। होगा ऐसा, सिंपल सा फॉन्ट है। चलिए अगर n1 कक्षक और वो उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है, ऊर्जा को जब वो अवशोषित करेगा, तो हमने लिखा n2 कक्षक, और n2 को हम क्या मानेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, तो ये होगी En2, और En2 बराबर क्या होगा, माइनस का z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख दूँ, आर डैश। सिंपल है ये, ठीक। अगर हम बोर की तृतीय अभिग्रहित का उपयोग करें, वो क्या था, En2 माइनस En1 इज इक्वल्स टू h न्यू, था नहीं था, लिखाया है मैंने,
ठीक है, तो हमने लिखा बोर के तृतीय अभिग्रहित से, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए तो इसे समीकरण नंबर 1 लिखा, इसे समीकरण नंबर 2 लिखा, और अब वो अभिग्रहित लिख देता हूं मैं, वो था En2 माइनस En1 इज इक्वल्स टू h न्यू, यही था। चलिए मान रख देते हैं, तो हमने लिखा मान रखने पर, हाँ भाई मान रखो, En2 का मान देखिए तो ये है माइनस का z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, और यहाँ पर है r डैश, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है ये, फिर En1 का मान रखना है, En1 का मान देखें ये ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि ये मान माइनस में है, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r डैश इक्वल्स टू व्हाट, h न्यू, ठीक। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर r डैश प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर r डैश लिख रहा हूँ, ये भी ध्यान में रखिएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, h न्यू। डन हुआ ये। चलिए अगर आप देखें या फिर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये चाहूँगा कि मैं प्लस को पहले लिखूं और माइनस को बाद में लिखूं ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊं, ठीक है। तो हमने लिखा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 के स्क्वायर को पहले लिखो आप, ठीक है, फिर r डैश तो ऐसा का ऐसा माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, और यहाँ पर r डैश बराबर क्या बच्चों, h न्यू, ठीक है। आप देखेंगे z स्क्वायर r डैश को कॉमन लिया जा सकता है, पहला पार्ट। दूसरा ये जो न्यू है, हमें तरंगदैर्घ्य चाहिए, न्यू क्या है, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है, ठीक है। तो हम इसे तरंगदैर्घ्य निकालेंगे, तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में एक रिलेशन है, आवृत्ति बराबर c बटा तरंगदैर्घ्य, है ना, न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये आप सभी को पता है बच्चों, तो वही काम किया, सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहा हूं मैं। तो z स्क्वायर r डैश ब्रैकेट में अंदर देखिए 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस से समझ लेते हैं इस चीज को। यहाँ पर क्या होगा, हमें तो लैम्डा चाहिए, तो ये एच सी का यहाँ डिवाइड लगा दूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा z स्क्वायर r डैश डिवाइडेड बाय एच सी या फिर सी एच, और ये जो चल रहा है उसे ऐसा का ऐसा रहने दो, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन लैम्डा, यही है। चलिए आगे देखिए, ये यहाँ पर एक पार्ट देखेंगे ना आप, r डैश डिवाइडेड बाय सी एच या फिर एच सी। r डैश आप सभी को पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, c 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, h 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड। तो अगर ये सारा मान रखूं तो एक अलग से वैल्यू मिलती है, दैट इज कैपिटल R। वो क्या है बच्चों, कैपिटल R है, जिसे आप रिडबर्ग नियतांक से जानते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ, हाँ भाई जो वैल्यू पुट करने वाले हैं वो कैपिटल R है, वो है r डैश डिवाइडेड बाय सी एच, ठीक है। r डैश का मान कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ठीक है। c का मान कितना, 3 गुणा 10 की घात 8, और h का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34। जब हम इस चीज़ को पूरे को सॉल्व कर लेते हैं ना बच्चों, तो ये मान आता है 1.097 गुणा 10 की घात माइनस 7 प्रति मीटर। ध्यान में रखिएगा, मात्रा मीटर ऊपर नीचे है, ठीक है। ये R है जिसे आप क्या बोलते हैं, रिडबर्ग नियतांक। ध्यान में रखिएगा ये रिडबर्ग नियतांक, और अब मैं इसी का ही उपयोग करूंगा। तो फाइनली 1 अपॉन लैम्डा अतः है भैया, अतः 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, z स्क्वायर ऐसा का ऐसा
फिर इसकी जगह हमने r लिख लेना है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है ना। अब ये सारा का सारा काम समझिए इस चीज को, ये सारा का सारा काम हमें किसके लिए करना है? आंसर है हाइड्रोजन के लिए करना है। हाइड्रोजन के लिए करना है तो फिर z का मान कितना? 1 होता है। तो हमने लिखा हाइड्रोजन हेतु क्या भाई z बराबर 1 रखोगे, है ना। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लो बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ये। मतलब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूले की वैल्यू कितनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है? r ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ n1 निम्न ऊर्जा स्तर होगा और n2 उच्च ऊर्जा स्तर होगा। जल्दी से बच्चों उतारो, 5 मिनट दे रहा हूँ आपको। 5 मिनट ज़्यादा बोल गया, 3 मिनट है आपके पास में, जल्दी से कंप्लीट करो इसे। सिंपल है डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। मेरे साथ में ही नोट्स बना लो बच्चों, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तालिया, अभी देवता हूँ, हो गया क्या? नवरात्रे चल रहे हैं, किसी ने व्रत रखा है क्या? चले, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। है भी बहुत सिंपल बच्चों। ठीक, अब इसका उपयोग करते हुए हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे बच्चों, और बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपने इसे पढ़ भी रखा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, आप बहुत जल्दी कैप्चर कर जाओगे। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। वही, चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक मैं डायरेक्ट चालू कर रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। आज यही पढ़ेंगे अपन, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम दो तरीके का होगा, एक होगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, हालांकि होंगे रेखीय स्पेक्ट्रम ही। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम की प्रकृति कैसी होती है? रेखीय होती है। दो तरीके का होता है, एक होता है सतत और एक होता है रेखीय। ठीक है, मैं रेखीय में भी आगे की बात कर रहा हूं कि रेखीय स्पेक्ट्रम को भी दो भागों में बांटा गया, एक है उत्सर्जित और एक है अवशोषित स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये जो रेखीय स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा है बच्चों? ध्यान में रखेंगे, रेखीय है। और ये रेखीय स्पेक्ट्रम भी कितने प्रकृति का होता है? दो तरीके का। एक में ऊर्जा उत्सर्जन का हम बताते हैं और एक में ऊर्जा अवशोषण के बारे में बताते हैं। देखो सिंपल सा टास्क है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, मतलब n बराबर 1 में होता है। ठीक है, जब वो ऊर्जा को ग्रहण करता है तो वो विभिन्न उच्च ऊर्जा स्तरों में जा सकता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन n बराबर पहले में होता है, समझना इस चीज को, जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अवशोषण स्पेक्ट्रम को बता सकता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा और उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, वो है अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से, कहां पर?
निम्न ऊर्जा स्तर में ट्रांजिट करता है तो फिर हमें मिलता है उत्सर्जित स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए ये स्पेक्ट्रम है कैसा, आपने 11th में बना रखा है, इवन 9th में भी आपने पढ़ रखा होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। ये जो लाइनें हम खींच रहे हैं ये विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। और अगर आप गौर करेंगे तो जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जाता जा रहा हूँ, इन लाइनों के मध्य की जो दूरी है वो घटती जा रही है। तो एक सवाल तो ये भी है कि स्पेक्ट्रम लाइनों में ऊर्जा स्तर की लाइनें जो बनाई जाती हैं इनके मध्य की दूरी सतत रूप से कम क्यों होती जाती है, या इनके मध्य का गैप जो है वो परिवर्ती क्यों होता है? कोई बता सकता है जितनी देर में ये ड्रॉ करूं? आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं मैं अभी। 3 7 हो गई और ये अनंत बाबा। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं कि इन लाइनों के मध्य की ये जो दूरी है वो चेंज क्यों है। देखिए भाई, तो सबसे पहले ऊर्जा स्तर की बात कर लेते हैं। ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट वाला अंतिम अनंत वाला। ठीक है, ऐसे ही 2-3 ऊर्जा स्तरों के लिए आप ऊर्जा को डिफाइन कर दीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऊर्जा वाले में। जब n बराबर 1 जैसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, है ना, तो इसमें स्थायी स्तर आप जिसे कह सकते हैं, निम्न स्तर जिसे हम कहते हैं। ठीक, इसमें मूल स्तर में इसकी ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इस वाले में होती है n बराबर 2 में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसमें होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तीसरे में। ठीक है, फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। इसी तरीके से अनंत वाले में ऊर्जा होती है 0। ठीक है, ये आप सभी को पता है, पता चला। अब देखो, मैंने जो आपको पहला सवाल पूछा था बच्चों कि ये जो इनके बीच की दूरी है वो चेंज क्यों होती जा रही है, इसका आंसर समझ लीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, 2 ऊर्जा स्तरों के मध्य का ऊर्जा अंतराल कम होता जा रहा है। देखिए इसमें आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 3.4 है, यहाँ पे 13.6, लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर है। लेकिन जब इन दोनों के मध्य की दूरी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 3.4 है, लगभग 1.8 1.9 है ना। यहाँ पे 10 का था, यहाँ पे लगभग 2 का हो गया, लगभग बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ऊर्जा अंतराल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप और ऊपर जाओ, लगभग आप देखोगे ये 0.8 के आसपास में, 0.7 के आसपास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं, 2 ऊर्जा स्तरों के मध्य का ऊर्जा अंतराल कम होता जाता है। ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण इनके मध्य की दूरी भी क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, ये बताता है कि ऊर्जा अंतराल लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 2 ऊर्जा स्तरों के मध्य का ऊर्जा अंतराल कम होने से इनकी लाइनों के मध्य की दूरी भी कम होती जाती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। जब आपने पहली बार हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन सा है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। ये जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम में भी कौन सा है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है तो उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में ट्रांजिट होना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, कूदना चाहिए। ठीक है, जंप करना चाहिए। ठीक, चलिए तो समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से किस में आए, पहले में आए, या फिर वो तीसरे से भी किस में आ सकता था, पहले में आ सकता था, वो चौथे से भी पहले में आ सकता था।
मतलब कुल मिलाकर के वो उच्च ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर n बराबर 1 में आ रहा है या प्रथम ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रृंखला लाइमन श्रेणी को प्रदर्शित करती है। किसको बच्चों? लाइमन श्रेणी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। डन हो गया। तो आपका जो सबसे पहला पॉइंट है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, वो लाइमन श्रेणी का बनना चाहिए। क्या भाई, लाइमन श्रेणी में हम क्या पढ़ते हैं? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर जैसे n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनंत से n बराबर 1 या मूल ऊर्जा स्तर में कूदता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रृंखला लाइमन श्रेणी को प्रदर्शित करती हैं। ये क्या है? स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं बच्चों। हर एक स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती तो इनका मध्य अंतर हमें प्रदर्शित करता है कि ये लाइन इस लाइन से अलग क्यों है, क्योंकि दोनों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। ठीक है, यही कारण है कि हम स्पेक्ट्रम का उपयोग करके फिंगरप्रिंट को बता पाते हैं कि दो अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे संबंधित तरंगदैर्घ्य भी क्या होती है? अलग अलग होती है। मैं लिख देता हूँ इसमें, और इसी को ही आप मान करके आगे वाली परिभाषा लिखेंगे। तो समझिए, तो हमें क्या लिखना है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर और फिर ब्रैकेट में लिखें n2 बराबर 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत से मूल ऊर्जा स्तर, और मूल ऊर्जा स्तर कौन सा है बच्चों? n1 बराबर 1 में कूदता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है बच्चों? लाइमन श्रेणी को प्रदर्शित करती है। लाइमन श्रेणी को क्या करती है बच्चों? प्रदर्शित करती है। बताओ भाई, हुआ नहीं हुआ? परिभाषा डन हो गई। तो कुल मिलाकर के लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर तो एक ही है, n2 का मान चेंज हो सकता है। ठीक, अगर मैं इसके लिए तरंगदैर्घ्य की बात करूं बच्चों, तो तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला समझिए। तो हमें ये पता है कि n1 का मान तो फिक्स है, ठीक है, जबकि n2 का मान जो है वो 2, 3, 4 डॉट 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 क्या हो सकता था? 5 अनंत तक जा सकता था। ठीक है, चलिए तो फॉर्मेट देखिए, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं। चलिए n1 का मान कितना रखा जाए? बताओ भाई, n1 का मान कितना रखूं? 1। तो ये क्या हो जाएगा? r ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर, जिसे आप 1 ही लिख सकते हैं, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और n2 का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उतारे इस चीज़ को, ये डायग्राम और उतारे। हालांकि लाइमन श्रेणी में एक बात और बतानी है, क्या है कि ये जो लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, इन सभी की अपनी एक एक तरंगदैर्घ्य है। इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, सभी की अपनी अपनी तरंगदैर्घ्य है। ये जो तरंगदैर्घ्य हैं, वो जब हम EM वेव की तरंगदैर्घ्य अंतराल देखते हैं, EM वेव का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। EM वेव कौन सी बच्चों? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। कुछ एक बच्चों ने मेरे को कहा है कि सर CBSE के अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी है, छोटा पार्ट है, जल्दी से करा दीजिए। बच्चों RBSC में भी है, वो हर एक बोर्ड के अंदर है, आप चिंता न करें, और वो पार्ट कंप्लीट करेंगे। उस पार्ट में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, डेरिवेशन नहीं है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उस पार्ट को नहीं करवा रहा हूँ, है ना। ये थोड़ा सा रीज़न था उस पार्ट को नहीं करवाने का। हालांकि चैप्टर ठीक है वो, लेकिन अभी मैं ऐसे ही चैप्टर को देख रहा हूँ जिसमें थोड़ा बहुत डेरिवेशन हो, थोड़ी थ्योरी हो, समझने में अच्छा लगे। ठीक है, ऑलराइट। तो जब हम लाइमन श्रेणी को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में आता
कौन से भाग में? पराबैंगनी भाग में आता है, ये ध्यान में रखिएगा। 7 भाग हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के, है ना। जीएक्स पे देखो, आई एम रेडी से मैं आपको बताऊंगा कि वो 7 भाग कौन से हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान में रखें कि ये विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के कौन से भाग में? पराबैंगनी भाग में आते हैं या पराबैंगनी भाग को प्रदर्शित करते हैं। कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज, ठीक है। डायग्राम उतारो, डायग्राम इनकम्प्लीट है तो थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, आगे अपन इसको कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ ये डायग्राम इतना बनाओ और उसके जस्ट नीचे लाइमन श्रेणी से काम करना चालू करें। मूल ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं? n बराबर 1 को, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। मेक इट फास्ट। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। सिंपल है बच्चों, इतनी हार्ड नहीं है। हो गया? चीज़ों को तसल्ली से काम करने की कोशिश करोगे, चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों, है ना। हाँ भाई, कुछ एक बच्चों ने मेरे को नोट्स के लिए कहा था, मैं नोट्स भेज भी देता हूँ। हाँ, नोट्स भेजने में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, मैसेज को पढ़ने में और फिर उसका रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है। बच्चों थोड़ी सी ध्यावस रखा करो भाई, मैं भी इंसान हूँ, है ना। ये N2 है भाई, यहाँ पर N2। ओके, ऑलराइट, समझ में आया। बस वो ऊपर लिख लीजिएगा। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है बच्चों? रेखीय स्पेक्ट्रम है, और उसमें भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको और क्या लिखना है? आपको ये भी लिखना है कि लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में आती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया डन। तो लाइमन श्रेणी कंप्लीट हो गई। अब इस लाइमन श्रेणी के लिए हमें अगर H अल्फा, H बीटा, H गामा, देखो ये थोड़ा समझने लायक बात है कि कई बार, हालांकि RBSC में ऐसा नहीं पूछा गया है, लेकिन CBSC में बहुत बार सवाल ऐसा आ जाता है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान में रखो कि ये H अल्फा, H बीटा, H गामा क्या होती है लाइमन श्रेणी के लिए। तो हम बोलते हैं पहली रेखा से संबंधित तरंगदैर्घ्य, समझना, पहली रेखा से संबंधित तरंगदैर्घ्य को H अल्फा से प्रदर्शित करता है। दूसरी रेखा, ये पहली रेखा है भाई छोटी वाली, दूसरी रेखा H बीटा, तीसरी रेखा H गामा, चौथी रेखा H डेल्टा, ठीक है। इस तरीके से प्रदर्शित की जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। ये लाइमन श्रेणी के लिए, इसी तरीके से बामर के भी होगी। चलिए, तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, ये उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें कूदता है? दूसरे ऊर्जा स्तर में। तो हम बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों जैसे N2 बराबर 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा है बच्चों? N1 बराबर 2 में कूदता है, तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रृंखला किसको प्रदर्शित करती है बच्चों? बामर श्रेणी को। ये कौन सी है? बामर श्रेणी है, ठीक है। वापस से, और सबसे पहले बामर श्रेणी को ही बताया गया था। बामर, ये देखो, ये सभी नाम जो है ना, ये बामर, लाइमन और जो भी आगे आप पढ़ोगे, ये सारे के सारे वैज्ञानिक हैं,
ठीक है। और बामर श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो समझा गया तो सबसे पहले कौन सी श्रेणी का पता लगा था? बामर श्रेणी। क्यों? क्योंकि ये दृश्य प्रकाश से संबंधित है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के कौन से भाग में आती है बच्चों? दृश्य भाग में आती है। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए मैं इसकी भी परिभाषा लिख देता हूं, ध्यान में रखो। बामर श्रेणी क्या था? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों कौन कौन से? N2 बराबर 3,4 डॉट 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 अनंत, ये 3 4 5 इनसे किस में आता है? N1 बराबर से निम्न ऊर्जा स्तर और कौन सा है वो? N1 बराबर 2 में क्या करता है? कूदता है। तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? बामर श्रेणी। बामर श्रेणी कहलाती है। अरे ठीक है देवताओं, हो गई बामर श्रेणी। चलिए अब इसमें क्या हो गया, तो हमें ये फिक्स कर लेना चाहिए कि N1 बराबर तो 2 ही रहेगा बामर के लिए, जबकि N2 का मान क्या हो सकता है? 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक हो सकता है। तो अगर मैं इसके लिए तरंग दैर्ध्य का फॉर्मेट निकालता हूं तो 1/λ इज इक्वल्स टू क्या होगा? R ब्रैकेट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, यही तो होगा। चलिए अब आगे देखो, N1 का मान कितना रखेंगे? फिक्स है, 2 है तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। चलिए मैं अभी इतना ही कर देता हूँ, सिर्फ मान रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में? दृश्य भाग में आते हैं। बात समझ में आ गई क्या देवताओं? उतार लो इस चीज को, जल्दी से उतारे बामर श्रेणी को। डायग्राम में ये बना लीजिएगा, थ्योरी में ये लिख लीजिएगा, ठीक है। उतारे। परिभाषा देखो, लाइमन श्रेणी के हिसाब से ही देनी थी, ज्यादा चेंजेस किया नहीं है मैंने। डायग्राम भी सिंपल है और ये स्पेक्ट्रमी डायग्राम तो पूछा भी जाता है। तो बामर श्रेणी में वो दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदना चाहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं उतार लिया होगा आपने। आगे वाला पढ़ें। लाइमन हो गया, बामर हो गया, अब आता है पाश्चन। चलो नाम जो है वो है पाश्चन, पाश्चन श्रेणी। देखो अब ये क्या चीज है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में कूदेगा। कहां से? उच्च ऊर्जा स्तरों से। तो हम बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों, कौन से उच्च ऊर्जा स्तरों? जैसे N2 बराबर 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत से किसमें कूदता है बच्चों? तृतीय ऊर्जा स्तर में कूदता है। तृतीय ऊर्जा स्तर। तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रृंखला किसको? पाश्चन श्रेणी को। और पाश्चन श्रेणी जो है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में, ये आवाज, चलिए तो पाश्चन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में आती।
वापस से समझिए, हम लिखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, समझना इसी परिभाषा को यहां से देख लो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों जैसे N2 बराबर 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर कौन से में बच्चों, तृतीय में कूदता है, तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रृंखला, बामर की जगह आप क्या लिखेंगे, पाश्चन श्रेणी को प्रदर्शित करती है। तो पाश्चन श्रेणी में एक चीज फिक्स हुई, क्या, N1 का मान 3 हो गया, N1 का मान कितना 3, और N2 का मान कितना 4 5 6 7 अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे तरंग दैर्घ्य का, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आना चाहिए, N1 का मान तो 3 का स्क्वायर ही होगा। और ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में बच्चों, अवरक्त भाग में आएगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जल्दी से उतारो पाश्चन को, मेक इट फास्ट। सिंपल था ना ये, बहुत सिंपल है बच्चों, ये चीज बहुत सिंपल है। ओके ऑलराइट, अब देखो आगे पाश्चन हो चुका है, अब इसके बाद में देखो 3 हो गई। अब हम बात करते हैं ब्रैकेट की, ये चौथी श्रृंखला है। तो हम बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन, समझना इस चीज को, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर जैसे 5 6 7 8 और अनंत से चौथे ऊर्जा स्तर में कूदता है, तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रृंखला किसको बताती है बच्चों, ब्रैकेट को, ब्रैकेट श्रेणी को प्रदर्शित करती है। कौन सी श्रेणी है वो, ब्रैकेट लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां से कूदना चाहिए, 5वें 6ठे 7वें से, कौन से में, चतुर्थ ऊर्जा स्तर में कूदता है, तो फिर प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है, ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। ठीक है, चलिए तो ये सिंपल था, डन हुआ। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट पार्ट में काम करते हैं, ये लिख लोगे ना ये। अगर मैं इसको यहां से समझूं तो ब्रैकेट के लिए हमें ये समझना चाहिए, ये तो कर लोगे, थ्योरी तो कर ही लोगे, तो ब्रैकेट के लिए N1 का मान तो हो गया चौथा, और N2 का मान 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक जाना चाहिए। तो जब इसका फॉर्मूला बनेगा तरंग दैर्घ्य का, तो इसके लिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए, N1 का मान तो फिक्स है। ठीक है, और इसके लिए भी ये भाग कौन सा है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग है, इसमें भी अवरक्त भाग ही है, ध्यान में रख लीजिएगा। ब्रैकेट श्रेणी भी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में ही आती है। ठीक है, ध्यान रखोगे, रखना पड़ेगा भाई एग्जाम में नंबर लाने। चलिए, और अंतिम बच्चों, अंतिम है जब इलेक्ट्रॉन, समझना इस चीज को, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर जैसे 6 7 8 और अनंत से 5वें ऊर्जा स्तर में कूदता है, तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रृंखला फुंड श्रेणी को प्रदर्शित करती है। कौन सी श्रेणी को बच्चों, फुंड श्रेणी को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां से आना चाहिए बच्चों, 6 7 8 से आना चाहिए। तो इसके लिए ये कुछ ऐसा, N2 का मान 6 7 8 हो गया, और किस में आना चाहिए, 5वें ऊर्जा स्तर में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या, जहां 4 लगाया था लास्ट टाइम उसकी जगह क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। डन हुआ ये, तो इस तरीके से हो गया। हाँ, ये कौन से भाग में आएगा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के,
तो ये सारे के सारे जो पाश्चन से ऊपर की ओर जा रहा है, ये सारे के सारे कौन से भाग में आएंगे बच्चों? अवरक्त भाग में। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कर लोगे ये चीज? कर लोगे, मेरे को पता है आप कर लेंगे, इतने होशियार तो हो तुम लोग। ठीक है, तो ये डन है। चलिए अब इनके ऊपर एक तो ये सवाल आ जाएगा। अब जो सवाल बेसिकली आप देखेंगे कि एग्जाम में कैसा आता है वो मैं बताता हूं। देखिए मैं आपको दो श्रेणी का उदाहरण देकर के समझाऊंगा, बचे हुए का लिए आप खुद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए सवाल है लाइमन श्रेणी हेतु उच्चतम एवं न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मापन कीजिए या ज्ञात कीजिए। लाइमन श्रेणी की उच्चतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए या फिर लाइमन श्रेणी की निम्नतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ये सवाल आता है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले आपने सवाल अच्छे से समझ लिया होगा। देखो काम कैसे करेंगे, तो हमने पकड़ा पहले तो लाइमन, ये लाइमन में एक चीज पे फिक्स है तरंगदैर्घ्य निकालने की कि इसका n1 का मान 1 होगा, n2 का मान ही चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए अब n2 का मान से ही हमें पता चलेगा कि ये उच्चतम से है या फिर न्यूनतम से। ठीक है, देखिए समझना एक चीज को, मैं अगर ऊर्जा को समझता हूँ En2 माइनस En1 इज इक्वल्स टू एच न्यू, और एच न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? c/λ। आप देखें ये ऊर्जा अंतराल है डेल ई बराबर है hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। आप देखेंगे कि ऊर्जा अंतराल तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों उल्टे चलते हैं। इसका मतलब अगर ऊर्जा अंतराल ज्यादा है तो तरंगदैर्घ्य कम होगी, और अगर ऊर्जा अंतराल कम है तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब आपको उच्चतम तरंगदैर्घ्य देखनी होती है, कौन सी तरंगदैर्घ्य बच्चों? उच्चतम तरंगदैर्घ्य, तो ऊर्जा अंतराल न्यूनतम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। आप गौर करो, दूसरे और पहले में ऊर्जा अंतराल देखो और अनंत और पहले में ऊर्जा अंतराल देखो, तो मैं ये समझता हूँ कि अनंत और पहले में, अनंत का ऊर्जा 0, पहले की ऊर्जा माइनस का 13.6, देखोगे तो इसका ऊर्जा अंतराल आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 में से वो घटाओगे तो प्लस का ही आएगा। ठीक, चलिए इसमें देखो, इस वाले में अपन बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि इसका कितना माइनस का 3.4, इसका कितना माइनस का 13.6, ऊर्जा अंतराल देखोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इसमें 10.2 इसमें 13.6, बताओ भाई कौन सा ऊर्जा अंतराल ज़्यादा है? आंसर है 13.6 ज़्यादा है। अगर ये ऊर्जा अंतराल ज़्यादा है तो इसका मतलब इससे संबंधित तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी, ये ध्यान में रखिए। इससे संबंधित तरंगदैर्घ्य क्या होगी? न्यूनतम, है ना। इससे आपको मिलेगा लैम्डा मिनिमम, जबकि यहां ऊर्जा अंतराल कम है, ऊर्जा अंतराल कम है तो फिर इससे जो तरंगदैर्घ्य मिलेगी वो मैक्सिमम। ठीक है, आप हमेशा ये समझ जाओ कि अनंत वाली लाइन से न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की ही प्राप्ति होती है। कौन सी वाली लाइन से? अनंत वाली लाइन से। ठीक है, और जस्ट ऊपर वाले कक्षक की लाइन से हमेशा उच्चतम तरंगदैर्घ्य ही प्राप्त होती है। चूंकि लाइमन श्रेणी था इसलिए n1 बराबर तो फिक्स है 1, n2 बराबर उच्चतम के लिए 2 और न्यूनतम के लिए अनंत। चलिए मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। तो सवाल तो आपने उतार लिया होगा, अब मैं कैलकुलेट करता हूं उच्चतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। तो इसका सॉल्यूशन देखें आप। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की, और कैलकुलेशन कैसे करूँगा देख लीजिएगा। तरंगदैर्घ्य, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मतलब ये हुआ कि लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान तो 1,
और n2 का मान न्यूनतम के लिए कहाँ जाना चाहिए, अनंत जाना चाहिए। लंबी वाली लाइन की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी, ठीक है। चलो काम करते हैं। 1/λ, देखो कुछ बच्चे काम करते करते इसको ही लैम्डा बना देते हैं। नहीं बच्चों, ये 1/λ है, इज इक्वल्स टू क्या, r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। r का मान अब भी नहीं रखेंगे, ये अपन कौन से निकाल रहे हैं, मिनिमम, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। n1 का मान 1 का स्क्वायर, n2 का मान अनंत का स्क्वायर। 1/अनंत 0 होता है और अनंत का स्क्वायर भी 0 हो, सॉरी अनंत का स्क्वायर अनंत होता है, अनंत का स्क्वायर अनंत और 1/अनंत 0, तो ये भाग तो 0 हो गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, 1 रह गया। तो 1 को r से गुणा करोगे तो कितना आएगा, r। ये 1/λ मिनिमम है बच्चों। तो फिर लैम्डा मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा देवताओं, 1/r होगा, नहीं होगा। 1/r का मान ध्यान में रख लेना, कितना है, 912 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 912। कैलकुलेशन में जब भी आपको 1/r, r की बात नहीं कर रहा हूँ, r का मान तो 1.097 गुणा 10⁻⁷ था, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ 1/r का मान कितना याद रखोगे, 912 एंगस्ट्रॉम याद रखोगे। कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, ठीक है, याद रह जाएगा न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का मान। डन है। चलिए तो जल्दी से उतारो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, उसके बाद में उच्चतम तरंग दैर्घ्य देखते हैं या अधिकतम तरंग दैर्घ्य देखते हैं। जल्दी से उतार लो। इसके बाद में अपन बात करेंगे किसके लिए बच्चों, उच्चतम तरंग दैर्घ्य या अधिकतम तरंग दैर्घ्य। अधिकतम के लिए पहली लाइन को चूज करेंगे, ठीक है। देखिए अब अधिकतम तरंग दैर्घ्य कौन सी श्रेणी के लिए बात कर रहे हैं अपन, लाइमन के लिए बात कर रहे हैं। तो ये पहली लाइन है, तो हमने लिखा कि n1 का मान तो फिक्स है, n2 का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जस्ट ऊपर वाला। चलिए 1/λ और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इसलिए आ जाएगा r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। n1 का मान 1, n2 का मान 2, तो ये हो जाएगा r 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए r 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये हो गया 1/4। 1 में से 1/4 घटाओ, कितना आएगा 3/4 बराबर क्या 1/λ मैक्सिमम। तो फिर लैम्डा मैक्सिमम का मान कितना आएगा 4/3 हो जाएगा, ये देखो, और ये 1/r होगा, ठीक है। चलिए 1/r का मान कितना 912 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करके बताओ, आपका आंसर का वेट रहेगा, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। आप बस मेरे को ये बताओ कि 4/3 को 912 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखते हैं, देखें किसकी मैथमेटिक्स सही होती है। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, मेक इट फास्ट, जल्दी करो। क्या आएगा देवताओं, क्या आएगा, चलो 3 से काटो 912 को। देखो मैं बताता हूँ बहुत से बच्चे क्या करने वाले हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है, और 34 को गुणा करेंगे 4 से और अपना आंसर पूरी तरीके से गलत करके आएंगे। बच्चों ये 304 होगा, भाग टूट की जीरो नहीं लगाओगे क्या, यहाँ पे 2 संख्या एक साथ आ रही है, भाग टूट की जीरो आएगी यहाँ पर, तो ये 912 में 3 का भाग लगाओगे तो 304 आएगा, और 304 को 4 से गुणा करो 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कितना आएगा रे 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, कुछ किताबों में 1215 एंगस्ट्रॉम लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया ये कैलकुलेशन के हिसाब से तो इतना ही आ रहा है। ऑलराइट, तो ये डन हुआ किसके लिए? लाइमन श्रेणी के लिए। अब हम किसके लिए बात करेंगे? बामर के लिए बात करेंगे। बामर के लिए ये क्या होगा? ये वाली अधिकतम होगी, कैलकुलेट कर लोगे ना, किससे? 3 और 4 से। और ये वाली क्या होगी? न्यूनतम होगी। सबसे लंबी वाली लाइन से तरंगदैर्घ्य न्यूनतम प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। डन है ये? चलिए, तो इस तरीके के सवाल हर एक श्रेणी में पूछे जाते हैं। 1 नंबर का सवाल और क्या पूछा जाता है? तो ये पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग को प्रदर्शित करता है? कौन से भाग को? पराबैंगनी। ये भाग ध्यान में रख लेना, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग से, बामर श्रेणी दृश्य भाग से, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड कौन से? अवरक्त भाग से। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप इसी तरीके से सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लेंगे। कर सकते हो ना बच्चों? पैटर्न बता चुका हूं, ठीक है, याद रह जाएगा ये। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम था? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में समस्त श्रेणियां प्राप्त होती हैं, ये बात ध्यान में रखना। हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में समस्त श्रेणियां प्राप्त होती हैं, सारी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जब अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात की जाए, आपको कोई पूछे कि हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम बताओ तो फिर कैसा बनेगा? देखिए, ये हो गया उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो गया। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए कौन सा स्पेक्ट्रम बना रहे हैं? अवशोषण। एग्जाम में उत्सर्जन ही पूछा जाता है, ये बात और ध्यान में रखो। एग्जाम में उत्सर्जन ही पूछा जाता है। इट्स जस्ट फॉर नॉलेज। मैं जो आपको बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए। एग्जाम में उत्सर्जन ही पूछा जाएगा भाई, सारी श्रेणियां इसी में थी। ठीक है, ऐसा बना दिया। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत। ठीक है, वहां ऊर्जा लिख लीजिएगा। तो ये बात ध्यान में रखें, सामान्यतः कौन सा स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं अपन? अवशोषण की। अब अपन बात कर रहे हैं अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम की। इससे पहले अपन ने उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम देखा था, अब हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्थायी ऊर्जा अवस्था में रहेगा, इसका मतलब वो n बराबर 1 में रहेगा। ठीक है, तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। अब जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो पहले कक्षक में था उसे ऊर्जा दोगे तो वो किस में जा सकता है? वो 2 में भी जा सकता है, वो 3 में जा सकता है, वो चौथे में जा सकता है, वो अनंत वाले में जा सकता था। तो ये जब आपने उसे ऊर्जा दी तो यही तो जंप हुआ उसका। अरे यही तो जंप था। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर क्या कर जाता है? कूदता है। हालांकि कम समय के लिए रहता होगा लेकिन कूदता तो इन्हीं में ही है। ठीक, तो ये जो श्रेणी है लाइमन श्रेणी है, n बराबर 1 से संबंधित है, कॉमन n बराबर 1 है। ठीक, यही श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी ही प्राप्त होती है। कौन से में? अवशोषण में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में रहता है सामान्यतः, और वो फिर कूद करके 2-3 में जा सकता है। नीचे तो वापस लाना ही नहीं है अवशोषण में, ऊपर लेकर के जाना है। सामान्यतः दूसरे में, तीसरे में, चौथे में रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तो उच्च ऊर्जा स्तर हो गए। क्लियर है ये बात? तो बात समझ में आई? ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखने लायक है, ध्यान में रख सकते हो। चलिए, अब एक सवाल और है, सवाल समझिए। हाइड्रोजन हेतु
उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जब इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर से प्रथम या फिर मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है या संक्रमित होता है। ठीक है, कब? तृतीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर में जाता है तो आपको क्या करना है? उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य है। पहले तो हम ये समझें कि प्रथम ऊर्जा स्तर ये से तृतीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर। अभी समझिए उत्तेजित ऊर्जा स्तर कौन सा? तो हम बोलेंगे इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है और उसे ऊर्जा देंगे तो वो उत्तेजित होगा। उत्तेजित होकर वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इस वाली के लिए n=1 वाली के लिए पहला उत्तेजित ऊर्जा स्तर ये, दूसरा उत्तेजित ऊर्जा स्तर ये, तीसरा उत्तेजित ऊर्जा स्तर ये और ये चौथा उत्तेजित ऊर्जा स्तर है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? तृतीय स्तर नहीं बोल रहा, ये वर्ड समझिए, तृतीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर। तो हमने बोला 1 2 3 ये वाला ऊर्जा स्तर उसके लिए तृतीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर है। अब देखो इसकी रैंकिंग कितने नंबर पे आ रही है? चौथे पे। तो जब वो चौथे से किस में ट्रांजिट कर रहा है? पहले में ट्रांजिट कर रहा है, तब आपको क्या निकालनी है? तरंगदैर्घ्य। n1 का मान कितना रखोगे फॉर्मूले में? 1। n2 का मान कितना रखोगे? 4। 1/λ बराबर क्या? 1/r 1/n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए। बस ये समझना था कि तृतीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर का मतलब वास्तविकता में वो चौथे ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, ये वर्ड पढ़ लीजिएगा कि सवाल में उत्तेजित वर्ड तो यूज नहीं किया गया है। उत्तेजित आते ही रामायण चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए एक सवाल और आता है। ये एक अच्छा सवाल है कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी। ठीक है, ये क्या सवाल है वो समझिए कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन n चतुर्थ ऊर्जा स्तर में है, कौन से में? चौथे ऊर्जा स्तर में है, तो वह कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाओं को प्रदर्शित कर सकता है? कितनी? कौन से ऊर्जा स्तर में है? n=4 में है। ठीक, तो उससे कितनी स्पेक्ट्रमी रेखा आप बना सकते हैं? तो समझिए एक बार के लिए मैंने कैलकुलेशन करना भी चालू किया कि मैं कैसे बना सकता हूं। तो अगर चौथे में, यही चौथा है, यही फोर्थ है, n=4। ठीक, तो n=4 से इलेक्ट्रॉन या तो देखो वो क्या करता, डायरेक्ट आता पहले लाइन। ठीक, दूसरा वो ऐसा नहीं आता, वो पहले तीसरे में आता, फिर दूसरे में आता और फिर पहले में आता। तो ऐसे वो कितने भाग बन गए? 1 2 3 और एक ये चौथे, 4 हो गए। ठीक, ये भी संभव था कि वो पहले से किस में आता, सॉरी चौथे से किस में आता? तीसरे में। मैं नंबरिंग लिख देता हूं। वो चौथे से किस में आता? तीसरे से, तीसरे में। और तीसरे से भी तो डायरेक्ट किस में आ सकता था? पहले में आ सकता था। संभव है। ये भी संभव है कि इलेक्ट्रॉन n=4 से दूसरे में आता और दूसरे से किस में आता? पहले में आता। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन है, इससे ज़्यादा और कोई कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है। आप देखोगे कितनी लाइनें बनाई? 1 2 3 4 5 और 6 स्पेक्ट्रमी लाइनों को प्रदर्शित कर सकता था। कौन? इलेक्ट्रॉन। अगर कौन से ऊर्जा स्तर में? 4 में। ठीक, जब हम इसे फॉर्मूला में डालते हैं ना बच्चों, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या डाल लो भाई, फॉर्मूला लिख लो, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल N बराबर होता है स्मॉल n इंटू n-1/2। जैसे चौथे में था, ठीक, तो n का मान कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 माइनस 1 कितना? 3 बटा क्या? 2, काट दो, कितना आएगा? 6 आया? नहीं आया? मैंने भी तो 6 ही तो बनाई थी। ठीक है, ये तो 6 बन गई। कब? क्योंकि वो चौथे में था। लेट्स सपोज करो अगर यहाँ पे दिया हुआ होता 20,
20, चलो 20 से कम कर देते हैं, मैं बोलता हूँ 9 पे दिया हुआ होता कि 9वें स्तर में है या 7वें स्तर में है, और फिर खींचते रहते, आप लाइन ही खींचते रहते, लेकिन स्पेक्ट्रम की रेखाओं की संख्या सही ज्ञात नहीं कर पाते। ठीक है, ये कितना सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि अगर n बराबर 90 के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो कितनी स्पेक्ट्रम की रेखाएं बनाएगा। तुमने बोला n बराबर 9, गुणा करो उसे 8 से, बटे किसका 2 का, चलो यहाँ पे 4 बना है, 9 चौक 36 स्पेक्ट्रम की रेखा यहाँ पे बनानी पड़ती। बताओ भाई, सही से बना देते क्या 36 स्पेक्ट्रम की रेखा है? नहीं बना बताइए, एक आध चूक की जाती कहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, स्पेक्ट्रम की रेखाओं की संख्या क्या होती है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ स्मॉल n क्या है, जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये हाइड्रोजन का ये जो स्पेक्ट्रम है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ज़्यादा रामायण मत पढ़ना, स्पेक्ट्रम के अंदर दिक्कत देता है। ठीक, कई बार ये पूछा जाता है कि किस प्रकार हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो फिंगरप्रिंट के लिए काम में लिया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट भी अलग अलग प्राप्त होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए, और ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, ये बस लाइमन, बामर, ब्रैकेट, पाश्चन, ये स्पेक्ट्रमी श्रेणियों को ध्यान में रखो, इनमें फॉर्मेट ध्यान में रखो कि n बराबर 1 है लाइमन के लिए, n1 बराबर 2 है बामर के लिए, n1 बराबर 3 है पाश्चन के लिए, n1 बराबर 4 है ब्रैकेट के लिए, n1 बराबर 5 है फुंड के लिए। इतना याद रखोगे काम हो जाएगा। फिर लाइमन श्रेणी कौन से के अंदर आती है, हम बोलते हैं पराबैंगनी भाग में, फिर बामर दृश्य भाग में, और फिर बची हुई तीनों कौन सी, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, वो किस में आएंगी, अवरक्त भाग में आएंगी। किसके, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में। ये छोटे छोटे से पार्ट थे जो आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ में मैंने आपको जो करवाया है वो उच्चतम और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है, वो ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह लगातार पढ़ते रहें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।